हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये सब कुछ बेसिक टर्म है, पहले उसे हम देख लेते हैं। पहले समझते हैं फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स ये सब आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। फिजिकल रिसोर्स क्या होता है, लैंड, वाटर, ये सारी चीजें होती हैं। तो लैंड वगैरह चीजों का अगर हम यूज करके, यानी इन इनपुट्स का यूज वगैरह करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं। लाइक हमने उस लैंड पे क्या लगा दिया, फैक्ट्री लगा दी, प्लांट एंड मशीनरी लगा दिया, बिल्डिंग्स बना दिया, तो वो क्या कहलाता है। अब ये जो चीज है वो क्या कहलाएगी, फिजिकल कैपिटल। क्या कहलाएगी, फिजिकल कैपिटल। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपका ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, जो कि आप लोग हैं, जिसे हम स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है। ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जांपल पर्टिकुलरली तो ह्यूमन ही है, लेकिन उसमें बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, स्टूडेंट। कैसे, वो हम देखते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, क्या क्या ऐड कर दें, स्किल्स ऐड कर दें, किसी एरियाज में अगर वो एक्सपर्टीज हो जाए, स्पेशलिस्ट बन जाए, तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे एक ह्यूमन कैपिटल। क्या बन जाएंगे, वो एक ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल रिसोर्सेज में हमने कुछ चेंज किया, प्रोडक्शन बनाने की कोशिश की, फैक्ट्रीज वगैरह लगा दिया, उसी लैंड एरिया पे बिल्डिंग्स बना दिए, तो वो फिजिकल कैपिटल हो गया। और ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने कुछ स्किल्स, एक्सपर्टीज या स्पेशलिस्ट एडअप कर दिया, तो वो क्या बन गया, हमारा ह्यूमन कैपिटल। तो चलिए इसे यहाँ देखते हैं। फिजिकल कैपिटल, इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन लाइक प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, बिल्डिंग हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। फिजिकल रिसोर्सेज आपका लैंड वगैरह, क्योंकि रिवर पे हम कुछ बना नहीं सकते, फिजिकल रिसोर्सेज और भी होते हैं, लेकिन उस पर हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते ज्यादा कुछ, मेनली हम क्रिएट करते हैं लैंड पे ही, इसलिए यहाँ पे लैंड लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज लाइक डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स। तो यहाँ पे भी अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो जो वहाँ स्टूडेंट था, अब वो किसी एरिया में एक्सपर्टीज हो गया, तो वो डॉक्टर बन सकता है। एजुकेशन, वो किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो गया, तो वो एक प्रोफेसर बन सकता है। ठीक है। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हुए। नेक्स्ट है, अच्छा, ह्यूमन कैपिटल नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये चीज समझते हैं। अगर आपके कंट्री में या आपके एरिया में, या आप समझिए कोई पर्सन अगर स्पेशलिस्ट ही नहीं है, उसके पास स्किल्स ही नहीं है, तो वो फिजिकल कैपिटल का यूज कैसे करेगा। फैक्ट्री अगर मैं बना दूं, लेकिन उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका सेल कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये जब तक इसका आपको नॉलेज ही नहीं होगा, तो आप ये सब काम करेंगे कैसे। तो फिजिकल कैपिटल का बेस्ट यूज कौन कर सकता है, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। और इसी पे हमारा जो चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब देखते हैं वो क्या होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी जैसे हमारी कंट्री है, अगर उसमें क्या हो रहा है, हम स्टूडेंट्स का स्किल्स और एबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, अगर एक कंट्री में अच्छा स्किल सेट दिया जा रहा है अपने उनके पॉपुलेशन को, तो वहां पे क्या होना शुरू होता है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको थोड़ा मोल्ड करके बोर्ड से एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल, इसे ह्यूमन कैपिटल से पहले हम फिजिकल कैपिटल का देख लेते हैं, तो इजी रहेगा। फिजिकल कैपिटल क्या क्रिएट करता है, सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है। बताता हूं मैं कैसे। इधर देखिए, मान लीजिए ये फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री से मान लीजिए शर्ट्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, शर्ट बन रहे हैं। तो शर्ट किसी ने परचेज किया और शर्ट का यूज किया, तो इससे क्या, इसके जो ऑनर को सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, मनी आ रहा है। ठीक है। इसे कोई सोसाइटी का कोई बहुत बड़ा वेलफेयर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है फिजिकल कैपिटल क्या क्रिएट कर सकता है, सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट कर सकता है, सोशल बेनिफिट नहीं। बट ह्यूमन, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा, बोथ प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों क्रिएट करेगा। इसका मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, बट मुझे फिट रहना काफी पसंद है। ठीक है। मैं जैसे मेरा फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है, मैं अभी भी उसे खेलता हूं, तो मैं फिट रह रहा हूं। अब इससे क्या होगा,
फुटबॉल मैं खेल रहा हूँ, मैं फिट रह रहा हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग होंगे वो भी ये देखें कि नहीं आप अभी भी फुटबॉल खेल रहे हैं, आप अभी भी फिट हैं। तो हमें भी ये चीज सीखना चाहिए। तो इससे क्रिएट क्या हो रहा है, एक सोशल बेनिफिट क्रिएट हो रहा है। ये लोग भी मुझसे देख के सीखेंगे और शायद अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो ये सोशल बेनिफिट क्रिएट हो रहा है। दूसरा चीज क्या है, अगर ये टीचर वाली ही एग्जाम्पल को मैं लूं, अगर मुझे पैसे जो मिलते हैं, अगर मान लो मनी जो मिलता है वो सिर्फ पढ़ाने का मिलता है, तो अगर मैं सिर्फ जाऊं और पढ़ाऊं, और स्टूडेंट्स को बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्किल्स सिखाते हैं, समटाइम्स कुछ अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं कि उनका माइंड ओपन हो सके या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, तो ये तो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इससे आपको कोई मनी का फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन इससे क्या क्रिएट हो रहा है, सोशल बेनिफिट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, सोशल बेनिफिट क्रिएट हो रहा है। इधर ही देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई एजुकेटेड पर्सन है, तो एजुकेटेड पर्सन है तो वो क्या करेगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेगा कि नहीं भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, राइट टू वोट मेरा अधिकार है और मुझे वोट देना है और एक अच्छी गवर्नमेंट को लाके फॉर्म करना है। तो ये एजुकेटेड पर्सन की सोच है। वही अनएजुकेटेड रहेगा तो वो किसी और थिंकिंग ऑर्डर से इन्फ्लुएंस रहेगा कि नहीं मैं रिलीजन के बेस पे, मैं कास्ट के बेस पे ही सिर्फ वोटिंग दूंगा। ठीक है, हेल्दी पर्सन, ये हेल्दी पर्सन का ही एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, प्रिवेंट स्प्रेडिंग डिजीजेस। ठीक है ना, तो इसीलिए एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल जो रहता है वो प्राइवेट बेनिफिट तो क्रिएट करता ही है, सोशल बेनिफिट भी क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एचसीएफ। यानी अच्छा, अब मैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, बहुत सारे मेरे इस नोट्स में आपको एचसीएफ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एचसीएफ क्या है, यानी एचसीएफ किससे मतलब अपने कंट्री में कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके कुछ सोर्सेज दिए। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आप एजुकेशन पे खर्च कीजिए। ठीक है, उसे क्या होगा वो देखते हैं। प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ अ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल। आपने एजुकेशन किसी को कैसा दिया है या ट्रेनिंग कैसा दिया है, ठीक है ना, उससे मैन पावर का पता चलता है, मैन पावर के स्किल्स का पता चलता है। एग्जाम्पल आप भी जानते हैं, जो एजुकेटेड होता है, जो लेबर क्या होगा, स्किल्ड लेबर होगा, या उसके पास एजुकेशन अच्छा खासा होगा, उसकी अर्निंग अच्छी होती है। जो अनएजुकेटेड है उसके पास क्या होता है, उसको जो पेमेंट मिलता है या मनी जो वो अर्न करता है वो काफी कम अर्न करता है, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, किसी एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, एजुकेशन से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कोई डिग्रीज वगैरह काफी ले रहे हैं तो आप स्किल्ड हो गए, नहीं, आप कोई काम कर रहे हैं और उसको आप बहुत बेहतरीन थे, आप पेंटिंग बना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेंटिंग बना रहे हैं, तो आप स्किल्ड हैं, आप एजुकेटेड हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हमें खर्चा करना चाहिए। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब देखो नॉर्मल सी बात पहले समझते हैं, ये एक पर्सन ए है, ये एक पर्सन बी है। ए क्या है, फिट है, हेल्दी है। ठीक है, पर्सन बी क्या है, बीमार रहता है, इल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये वर्क पे जब जाता है तो ये 8 आवर्स वर्क करता है, तो ये अपना 100% एफिशिएंसी देता है। क्यों, क्योंकि ये फिट है और हेल्दी है। ये पर्सन काम तो ये भी 8 आवर्स कर रहा है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी रहती है वो 4 to 5 आवर्स की ही रहती है। तो इससे क्या हो रहा है, इसका वर्क अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे पैसा कमाने के पीछे इतने पागल हुए रहते हैं कि वो अपने हेल्थ पे ही ध्यान नहीं देते। सिर्फ बोलने से हेल्थ इज वेल्थ नहीं आता है। अच्छा, एक और बात अगर मैं नॉर्मली करूं, तो बहुत लोग बोलते हैं ज्यादा लंबा जी के हुआ क्या। जैसे मान लीजिए कोई आदमी एट द एज ऑफ 60 50,000 रुपए कमा रहा है। एट द एज ऑफ 60 वो कितना कमा रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है। अब 61 से लेकर भी वो 50,000 रुपए ही कमाएगा। कितना, 61 एज से भी वो अभी 50,000 रुपए कमाएगा। तो अगर इसी एज पे वो मर जाता है तो वो आगे की जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो 61 से 70 तक जिंदा रहता है तो वो हर मंथ 50 के कमाएगा, यानी अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो बहुत कुछ देके जा सकता है। ठीक है, अच्छा सिर्फ ये पैसों में ही भाई मैं बात नहीं करूंगा कि हाँ 50 के हर मंथ देगा, वो एक्सपीरियंस, ये जो नेक्स्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो भी अपने जो यंग जनरेशन है उसको वो भी दे के जा सकता है। तो इसलिए हमें हेल्थ पे भी काफी अच्छा खर्चा करना चाहिए। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। और ये कंट्री के एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल्स शायद इंडिविजुअल वाला ले रहा हूँ, लेकिन ये मैं कंट्री एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ कि कंट्री लेवल पे खर्चा अगर हम एजुकेशन पे कर रहे हैं तो कंट्री लेवल पे करें। सब एजुकेटेड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो क्या होगा, अर्निंग बढ़ेगी, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो हेल्थ पे भी हमें खर्च करना चाहिए। इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये 4-5 घंटा की एफिशिएंसी दे रहा है, ये 8, तो हमें हेल्दी रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। फॉर्म्स क्या क्या है? पहला है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव यानी कोई डिजीज होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? वैक्सीनेशंस वगैरह लेते हैं। क्यूरेटिव यानी क्योर, ठीक है ना। तो मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं जब हमें, जैसे मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड हो गया, वायरल फीवर हो गया, तो हम क्या करते हैं? फिर मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं, यानी मेडिसिन वगैरह लेते हैं। थर्ड होता है सोशल मेडिसिन, लाइक हेल्थ लिटरेसी फैलाना। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, वेरियस यूट्यूब वगैरह पे आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें बताते रहते हैं, जिसमें एक नाम है राजीव दीक्षित सर का, उनका भी नाम काफी आता है, ठीक है। तो क्या हेल्थ लिटरेसी काफी फैलाते थे। प्रोविजन ऑफ है, अब देखो वो ये भी एक अच्छा एग्जांपल यहीं पे मैं बता रहा हूँ कि वो एजुकेटेड थे, एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल थे, तो क्या कर रहे थे? सोशल बेनिफिट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पियेंगे तो वो हेल्दी रहेंगे। गुड सैनिटेशन फैसिलिटी, सैनिटेशन अच्छा रहेगा तो डिजीजेस नहीं फैलेंगी, जैसे आपका वो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और भी बहुत सारे डिजीज है। तो ये सब अगर सैनिटेशन की फैसिलिटीज अच्छी रहेगी तो ये सारी चीजें नहीं फैलेंगी। नेक्स्ट होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अच्छा, इसके दो टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। ट्रेनिंग के दो टाइप। ट्रेनिंग पहला होता है ऑन द जॉब, दूसरा होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब ही क्या है कि आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जो आप जॉब कर रहे थे ना, उस जॉब को आपने बंद किया और आपको किसी दूसरे प्लेस पे भेज दिया गया है। क्या कर दिया गया? दूसरे प्लेस पे भेज दिया गया है और वहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं? आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। देखिए, इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी। ट्रेनिंग से होता क्या है? वर्कर्स का स्किल्स वगैरह बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। और ये करते क्यों है? टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि आपका वर्क पे प्रोडक्शन अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो। फॉर्म्स क्या क्या है? पहला है वर्कर ट्रेंड इन द फॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर। तो आप वहीं पे रह के अपने स्किल्ड, आपसे जो स्किल्स में अच्छे हैं वो आपको सिखाते हैं, वहीं पे जॉब में रहते रहते सिखाते हैं, उसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वर्कर्स में बी सेंट फॉर द ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, यानी आपको किसी दूसरे प्लेस पे भेज दिया जा रहा है और वहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फोर्थ इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पहले इस कॉन्सेप्ट को इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें कुछ खास है। जनरली समझिए, कोई भी पर्सन क्या होता है? माइग्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है, तो उसके कुछ कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहला प्राइम रीजन होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, जहां आप माइग्रेट कर रहे हैं वहां पे और भी कुछ आपकी फैमिली रिलेटेड चीजें होंगी जिसकी फैसिलिटीज अच्छी है। जैसे बहुत एग्जांपल अगर मैं बिहार का लूँ तो बिहार में से पटना में मोस्टली लोग बच्चे के एजुकेशन के लिए, स्कूल्स के लिए और हॉस्पिटल्स वगैरह के इलाज वगैरह के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक माइग्रेशन है। अच्छा, जहां आप रह रहे हैं वहां वॉर लाइक सिचुएशन है, ठीक है, तो उसके वजह से भी आप जगह को शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है ना, एक अच्छे हायर सैलरीज वगैरह के लिए आप क्या करते हैं? एक प्लेस से दो प्लेस, दूसरे प्लेस आप माइग्रेट करते हैं। अब इसमें क्या है? दो तरह के कॉस्ट होते हैं, ठीक है। एक तो हो जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देख लीजिए, फर्स्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी आपको खर्चा कितना लग रहा है, यानी कि आप इस प्लेस से मूव करके इस प्लेस जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा लगा। मान लीजिए 10K 15K लग रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया। दूसरा कॉस्ट क्या होता है? इसको कहते हैं हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। जनरली मतलब ये जनरल बात है कि जहां आप जिस प्लेस पे जाते हैं ना, जैसे इस प्लेस से आप प्लेस ए से प्लेस बी पे गए हैं, तो यहाँ जो आपको खर्चा लग रहा था रहने का, जनरली वो क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप पटना में रह रहे थे, यहाँ पे आपको रेंट लग रहा था 5K, आप चले गए दिल्ली बेटर जॉब के लिए, वहां पे आपकी सैलरीज वगैरह बढ़ गई, लेकिन वहां आपको रेंट लग रहा है 10K। यानी यहाँ पे क्या हो गया? हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी खर्च, रहने का खर्च ज्यादा लगने लगा।
यहाँ पे जो खाने पीने की चीजें थी जितने में मिल रही थी वो चीज यहाँ पे आपको और महंगी मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जहां आप गए हैं वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, हाई होती है जनरली। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एसईएफ, इट इनहेंस अर्निंग इन माइग्रेटेड प्लेसेस मोर देन द इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। सो जाहिर सी बात है कि जो आपकी अर्निंग इनहेंस हुई है, जो आप जगह प्लेस को बदले हैं, तो उसके वजह से जो आपकी अर्निंग, जाहिर सी बात है आप जहाँ गए हैं वहां पे अच्छा अर्निंग मिल रहा है तभी तो आप गए हैं, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन से, यानी वही जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कॉस्ट होगा उससे ज्यादा ही होगा अर्निंग आपकी, तभी आप जा रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। वैसे ये अभी के लिए तो इतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे हुआ करता था। एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स। यानी क्या होता है ना, जैसे मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि मैं एक बिस्किट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में जानना है कि लोगों का टेस्ट क्या है, लोग कैसे प्राइसेस के बिस्किट खरीदते हैं, कैसा टेस्ट उसमें पसंद है, नमकीन वाला या मीठा वाला बिस्कुट, तो ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए मुझे कुछ खर्चा करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अच्छा, एक और एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए अब तो ये नहीं हो रहा, अब सब कुछ नेट पे हो जाता है। पहले क्या होता है, पहले जमाने में जैसे हम लोगों ने भी ये किया है कि जैसे जब आप एडमिशन लेते थे कॉलेज वगैरह में जाके, तो आप कॉलेज विजिट करते थे, पता करते थे वहाँ कैसे कैसे प्रोफेसर्स हैं, प्लेसमेंट्स का सही रिपोर्ट क्या है, वेरियस स्टूडेंट्स से बात करते थे कॉलेज के, ये कॉलेज कैसा है, पढ़ाते कैसा है। तो ये सब इन्फो निकालने में आपका, मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए 10 ही रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन खर्च तो हो रहा है। तो इसी की बात हो रही है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सो सीकिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये सब क्या लगेगा, इस सब के लिए जो आप खर्चा करते हैं उसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ और रोल ऑफ एससीएफ, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये और इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। देखते हैं इसको। फर्स्ट है, याद रखना हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये मैं आपको पहले ही बोल दिया, फैक्ट्री आपने बना दी, ठीक है, आपने क्या बना दी, फैक्ट्री बना दी, लेकिन फैक्ट्री अच्छे से वर्क कब करेगा, जब एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा। अब ह्यूमन कैपिटल यानी वो ह्यूमन जिसके पास एक अच्छा स्किल सेट है, एबिलिटी है, नॉलेज है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्रिएटेड बाय हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन, उसी से एक अच्छा इफेक्टिव फिजिकल कैपिटल बन सकता है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, एचसीएफ यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही क्या कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है बाय द टेक्निकल स्किल ऑफ पीपल, यानी जो पीपल्स के पास उसके टेक्निकल स्किल्स हैं उसी से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। थर्ड इज इन्वेंशन एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। एचसीएफ क्या स्टिमुलेट करेगा, एचसीएफ क्या स्टिमुलेट करेगा, इनोवेशन। अच्छा, आप लोगों को शायद पता हो इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इन्वेंशन जब आपने कुछ नया किया हो, लाइक डिस्कवरी ऑफ ए न्यू थिंग, तो उसको हम बोल देते हैं इन्वेंशन। इनोवेशन क्या होता है कि कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। जब मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर या मोबाइल बन चुका है, इसी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसको इनोवेशन कह रहे हैं। सॉफ्टवेयर मान लीजिए 3.0 बन गया है, अब उसको आप 4.0 बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इनोवेशन हो गया। लेकिन कोई मोबाइल कभी बना ही नहीं था, जब फर्स्ट टाइम मोबाइल बना तो वो क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया, इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो अब ये इन्वेंशन हो या इनोवेशन हो, ये किसके थ्रू हो रहा है, एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल के, क्योंकि दिमाग ही नहीं रहेगा, नॉलेज ही नहीं रहेगा, स्किल ही नहीं रहेगा, तो आप ना तो कोई एक अच्छा इन्वेंशन कर सकते हैं, ना एक इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एचसीएफ जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इनोवेशंस को। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, मॉडर्नाइजेशन आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। मॉडर्नाइजेशन का हमने दो मीनिंग देखा था। फर्स्ट क्या होता है मॉडर्नाइजेशन, और मैंने बताया भी था ये वर्ड कैसे कैसे बढ़ा है। पहले वर्ड बना मॉडर्न, फिर आया मॉडर्निटी, फिर आया मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, यानी समाज में भी चेंज होना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी को हमें
जितने भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसे हमें क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। और दूसरी बात इसी में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि अब कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है हमें अडॉप्ट ही कर लेना। जाहिर सी बात है कि वो टेक्नोलॉजी हमारे भले की है, हमारे अच्छे के लिए ही बनाया गया होगा, इसीलिए अडॉप्ट करना। अगर जाहिर सी बात है अगर वो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, उससे कोई अच्छा गेन नहीं हो रहा होगा, तो लोग उसे यूज नहीं करेंगे। जैसे मोबाइल हमारे लिए यूजफुल था तो हमने उसका यूज किया। हाँ, एक और चीज है, इसी में बोल रहा हूं कि अब ह्यूमन कैपिटल आपको इंक्रीज करना होगा, अपने स्किल सेट को बढ़ाना होगा, अपने ब्रेन पावर को बढ़ाना होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि टेक्नोलॉजी आप पे राज करे। जब तक आपका माइंड शार्प है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अगर आपके पास स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी फिर क्या करेगी, आपको यूज करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड में मॉडर्नाइजेशन कब आएगा, जब नॉलेजेबल, स्किल्ड या फिजिकल फिट पीपल क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे सोसाइटी में। और यही सब लोग तो चेंज लाते हैं सोसाइटी में। जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था ह्यूमन कैपिटल का, अगर वो फिट है तो उसके इर्द गिर्द के जितने लोग रहेंगे वो भी सोचेंगे कि जब ये आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक पर्सन कितना नॉलेजेबल है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता है, कितना अच्छा अवेयर करता है, तो आप भी सोचेंगे कि मुझे भी कुछ पढ़ना चाहिए, मुझे भी कुछ सीखना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यही सब क्या करते हैं, सोसाइटी में चेंजेस वगैरह लाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगेन, अगर आपने पढ़ लिया कि हेल्दी रहना जरूरी है, हेल्दी रहेंगे तो हमारी लाइफ बढ़ेगी, हमारी लाइफ बढ़ेगी तो हम अपने यंग जनरेशन को बहुत सारी चीजें दे के जा सकते हैं। नॉट ओनली इन मनी वैल्यू, एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे हम दे के जा सकते हैं, बहुत चीजें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, सोसाइटी को भी हम बहुत सारी चीजें दे के जा सकते हैं। तो हमारा हेल्दी रहना काफी जरूरी है। अच्छा, हेल्दी रहेंगे तो हमारे कंट्री का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगा। अब आप एग्जांपल देखिए, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 67 है, लेकिन वही जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो वो 100 ईयर्स एबव है। यानी वहां के लोग ज्यादा जी रहे हैं, ज्यादा जी रहे हैं तो ज्यादा लंबे समय तक वो वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन उन्हें कैसा मिला है। अगर आपको जैसे एग्जांपल में देता हूं, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, उन लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिला है, तो वो दूसरों की लाइफ ठीक नहीं कर सकते। लेकिन किसी को अगर अच्छा एजुकेशन मिला है तो वो बहुत सारे लोगों के लाइफ को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखते ही आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो लोग अपने इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो वो बताते हैं कि वो कैसे कैसे सक्सेसफुल बने, क्या क्या चीजें उन्होंने की है, और उसे देख के कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है ना, उससे कितने लोगों की लाइफ चेंज होती है। ठीक है, तो ये आपके लेवल ऑफ एजुकेशन पे डिपेंड करता है। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब तो आप देखेंगे एजुकेटेड पर्सन जो होगा वो क्या होगा, उसकी फैमिलीज क्या होंगी, स्मॉलर होंगी। वही जो अनएजुकेटेड पीपल होंगे उनकी फैमिलीज क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। अच्छा, एजुकेटेड पर्सन की फैमिली कम क्यों होती है, मतलब फैमिली छोटी क्यों होती है, वो देखिए। जैसे मान लीजिए ये ए है, हस्बैंड है, बी वाइफ है उनकी, इनके सिर्फ एक ही बच्चा है। क्या है, मान लीजिए ये सी है, सी फॉर छोटू, एक ही बेटा है, छोटू है, बेटी भी हो सकती है। तो अब क्या हो रहा है, ये एक ही बच्चा क्यों रख रहे हैं, इससे क्या होगा, मान लीजिए इसका एजुकेशन, मान लीजिए ये लोग मिलकर 40K कमाते हैं, तो ये पूरा पैसा एक ही बच्चे पे लगाएंगे। खाना है या मान लीजिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना है तो अकेले इसके लिए ही लेना है। लेकिन ऐसे ही क्या होगा, जैसे ही आप डी लेके आएंगे तो अब डिवाइडेशन शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं इस पैसे को बांटू तो 20K इसको देना होगा तो 20K इसको भी देना होगा, इक्वालिटी। अच्छा, खाने के लिए अब अगर 1 kg फ्रूट इसको दे रहे हैं तो आपको 1 kg फ्रूट यहाँ भी देना होगा, फॉर देयर वेलबींग, हेल्दी बनाने के लिए। अच्छा, इसी में मैं EF कर दूं तो यानी फिर एजुकेशन का खर्चा 4 जगह पे डिवाइड हो गया। तो ये प्रॉब्लम, तो यानी कम बच्चे रहेंगे तो हम उसके सब एस्पेक्ट, उसके लाइफ के सारे एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, संभाल सकते हैं। लेकिन वही जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी। तो एजुकेटेड पर्सन के इसलिए क्या होते हैं, फैमिलीज छोटी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑफ HCF के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है इनएफिशिएंट रिसोर्सेज। तो हो क्या रहा है कि हमें ह्यूमन कैपिटल जितना फॉर्म करना है ना, हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, कि हम उतना फॉर्म कर सके ह्यूमन कैपिटल को। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास जितने रिसोर्सेज होने चाहिए थे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, उतने हमारे पास यानी
रिक्वायर्ड जितने होने चाहिए थे उतने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं ही नहीं। सेकंड है सीरियस इनएफिशिएंसीज। हो क्या रहा है, सोसाइटी का बहुत ज्यादा जो रिसोर्स होता है वो वेस्टेज जा रहा है। किसके वजह से? इसमें दो चीजें हैं जो बहुत देखी जा रही है, इंडिया के केस में तो काफी प्रिवलेंट है, मैं इधर बताता हूँ। फर्स्ट होता है अनएम्प्लॉयड। क्या है? अनएम्प्लॉयड है। दूसरा है अंडर एम्प्लॉयड। आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का आपको डेफिनेशन बताया था, तो आप कमेंट कीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसमें भी दो ग्रुप बन गया है। एक जो है जॉब करना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं कोई एक अच्छी जॉब लूं। अच्छी जॉब, जैसे मैं वन ऑफ द एग्जांपल दे रहा हूं अपने ही बैचमेट्स का। उसका एक स्टेटमेंट था ग्रेजुएशन जब हम लोगों ने किया था, तो उसका कहना था कि मेरे को जब 60,000 की जॉब लगेगी ना तभी मैं करूंगा। और उसके पास कोई स्किल्स नहीं था, ग्रेड करने के बाद उसके पास कोई स्किल्स नहीं, या फिर हमारे पास भी कोई स्किल्स नहीं था, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज को छोड़ के। थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह हम लोग जानते थे, वो तो वो भी नहीं जानता था, लेकिन उसके पास और कोई स्किल्स नहीं था, उसने स्किल्स भी नहीं सीखे, लेकिन उसका डिमांड था कि जब तक 60,000 रुपये मिलेगा नहीं मैं जॉब पे जाऊंगा ही नहीं। इसके वजह से उसके 5-6 साल बीत गए और उसे कोई जॉब लगी ही नहीं, और ना इसके वजह से उसने कोई स्किल्स को एडअप किया। ठीक है। दूसरा पॉपुलेशन क्या है, जो विलिंग तो है, जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का, विलिंग टू वर्क है, और जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग वेज रेट चल रहा है उस पर भी वो विलिंग है, देन आफ्टर भी उसको जॉब लग नहीं पा रही। यही अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन है कि आप विलिंग टू वर्क है, यानी आप काम करना चाहते हैं, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है। मान लीजिए आप 12th पास है और आपको 12th पास को 10,000 रुपये मिलेगा अर्निंग, तो आप 10,000 रुपये पे भी काम करने को तैयार है, लेकिन फिर भी अगर आपको वो 10,000 की नौकरी ना मिले तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल है ना, आप उससे नीचे काम कर रहे हो, यानी आपकी जो क्षमता है आप उससे नीचे। जैसे मान लो आप पीएचडी लेवल के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्लर्क का काम कर रहे हो, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो। ठीक है। देखो काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, मैं भी ये बात जानता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप क्लर्क ही काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो पोटेंशियल है, आपने इतने दिन तक किसी एक सब्जेक्ट पे पीएचडी किया, इतने लंबे उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो हमारे कंट्री का वो रिसोर्स काफी अच्छे तरीके से यूज होगा। लेकिन हो क्या रहा है, इसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो ये भी हमारे कंट्री में काफी प्रिवलेंट है। मैंने बोला था आपको एक डाटा चेक करने के लिए, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं, अगर किया है तो बताइएगा। जो यूपी का मैंने डाटा दिया कि बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स ने कांस्टेबल के जॉब के लिए अप्लाई किया था, और इनफैक्ट एक जगह ग्रुप डी के पोस्ट के लिए काफी अप्लाई किया था। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये। मैसिव इलिटरेसी है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है बहुत से। देखिए आप शहरों का जीवन को देख के यह नहीं बोल सकते कि पूरे इंडिया में फैसिलिटीज काफी अच्छी हो गई, नहीं। आप गांव वगैरह में जाएंगे तो अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिएगा। ऐसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, लेकिन आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा तो काफी पुअर है। एजुकेशन भी देखिएगा तो काफी पुअर है। ठीक है ना। थर्ड है ब्रेन ड्रेन। पीपल माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर, आप भी जानते हैं, बेटर जॉब के लिए। जैसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आईआईटीज वगैरह में पढ़े, प्लेसमेंट्स लगा और वो फॉरेन निकल गए वर्क करने के लिए। ठीक है। वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिला, अच्छा पैसा मिला, वो वहाँ चले गए। ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन, ब्रेन का वर्ड तो नाली होता है, लेकिन मैं रास्ता बोल रहा हूँ, हमारा ब्रेन क्या हो रहा है, दूसरे के कंट्री के जीडीपी को बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है। आप भी अगर ये सब फैक्ट्स हैं पता करेंगे कि नासा में और कहाँ कहाँ पे देखेंगे तो आपको 40 to 60, कभी 20, कभी 30% आपको इंडियंस ही मिलेंगे। ठीक है। तो अच्छा वहां पे उनको पैसा मिल रहा है तो वहां चले जाते हैं। तो हमारे कंट्री का जीडीपी क्या हो रहा है, थोड़ा हैम्पर हो रहा है। अगर वही दिमाग यहाँ हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज होता तो सोचिए इंडिया की ग्रोथ क्या होती। ठीक है। नेक्स्ट है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ती है, क्योंकि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन आप देख ही रहे हैं, अब तो रैंक 1 पे हम चले गए हैं, तो फैसिलिटीज सबको नहीं मिल पाती। इसका एग्जांपल देखिए, ये गवर्नमेंट के लिए भी टेंशन है। आप गवर्नमेंट के भी प्रॉब्लम्स को समझे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसा है कि वो 20 लोगों को खाना खिला सकता है। अब होता क्या ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना कि ये 20 लोगों का पैसा तो है, मनी तो है, वहां पहुंच गए हैं 60 लोग। कितने पहुंच गए, 60 लोग। तो अब ये 20 का खाना अगर 60 में डिवाइड होगा तो सबका पेट भी नहीं बढ़ेगा और सबको थोड़ा थोड़ा ही मिल पाएगा।
अब करप्शन अच्छा इस बीच में करप्शन अलग से है, ठीक है, इस बीच क्या है, करप्शन अलग से, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने से ये भी एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है सेवरल इम्बैलेंसेस हैं। अब जैसे ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए हमें हायर एजुकेशन में, और लोअर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज हमें चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज यूज हो रहा है हायर एजुकेशन में, और लोअर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज यूज हो रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में। तो इससे क्या हो रहा है, इधर देखिए, मान लीजिए प्राइमरी में ही और सेकेंडरी लेवल में आप कर रहे हैं रिसोर्सेज का कम यूज, रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, कम यूज। अब रिसोर्सेज के कम यूज करने की वजह से क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि इन्हें हायर एजुकेशन में दिक्कत नहीं होती, फिर हायर एजुकेशन जैसे कहते हैं ना कि वो बेस ही आप खराब कर देंगे, तो हायर एजुकेशन में कैसे आप चाहेंगे कि एडवांस लोग आए। इसीलिए अच्छा इंडिया में इसलिए देखोगे धीरे धीरे ये डाटा आया था अभी, किसका डाटा था, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, शायद आईएलओ का था, आप एक बार चेक कीजिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा था। तो इंडिया में धीरे धीरे अब ये जो काफी हायर एजुकेशन के लिए लोग जो जितने जाते थे ना, वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जॉब्स भी कम है, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी इंडिया में कम है, और दूसरा है कि ये बेस ही खराब हो जाता है। मान लीजिए आप प्राइमरी एजुकेशन में माइक्रोसॉफ्ट पे वर्क वगैरह किए ना, अब हायर एजुकेशन में डायरेक्ट जाके आप माइक्रोसॉफ्ट देखेंगे तो कहाँ से वर्क कर पाएंगे, रिसर्च कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका बेस ही खराब हो गया, ठीक है। तो हमें प्राइमरी एजुकेशन में काफी खर्च करना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, कि एक अच्छा बेस तैयार हो, उस बेस पे हम हायर एजुकेशन में उससे कुछ भी करवा सकते हैं, एडवांस लेवल की चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर मैन प्लानिंग। अब हो क्या रहा है, काफी इम्बैलेंस है, ये मैंने फिर वही पीएचडी और क्लर्क वाला एग्जांपल ले लिया कि जहां जिस चीज की डिमांड होनी चाहिए वहां पे सप्लाई अलग तरीके का पहुंच रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख लीजिए ह्यूमन रिसोर्स का कैसे यूज हो रहा है, पीएचडी स्कॉलर्स को होना कहाँ चाहिए, कॉलेजेस में, वो है कहाँ, क्लर्क में, क्लर्क के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। क्या ये सही ह्यूमन रिसोर्स का यूज हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इनकी डिमांड कहीं और है, लेकिन ये सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, कहीं और दे रहे हैं, ठीक है। तो किसको कहते हैं, सेवरल इम्बैलेंस है। नेक्स्ट है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो परफॉर्मेंस अभी नहीं, ये जो मोदी गवर्नमेंट है उसके टाइम की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रीवियसली देखेंगे तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या रहा, काफी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा। और ये भी नहीं बोलूंगा कि यहाँ के लोग में एबिलिटी कम है, नहीं, जैसे मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो बोलते हैं रेपिटिशन और कोशिशें, यहाँ पे वो चीज नहीं, यहाँ पे चाहे वो पेरेंट्स हो या एक इंडियन माइंडसेट हो कि आपने पैसा लगाया और एक बार में ही वो वर्क डन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी चीज को करने की, जैसे रिसर्च कर रहे हैं हमारे जो मान लीजिए स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, अब वो रिसर्च कर रही हैं कोई चीज को, किसी चीज का इनिशिएटिव ले रही हैं, तो वो एक बार में ही सक्सेसफुल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पैसे ही नहीं देंगे, आपने एक बार कोशिश की, आप फेल हो गए, आप बंद कीजिए, अब ये नहीं होगा, आपको बार बार पैसे देने होंगे, बार बार कोशिशें होनी चाहिए। जैसे आपको वो फेमस एग्जांपल है वो बल्ब का, 1000 बार, 1000 टाइम्स बार कोशिश की गई तब बल्ब बना, तो 1000 टाइम्स पैसा लगाया गया ना। वैसे ही आप यहाँ के जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बार बार रिसर्च के लिए अगर पैसा देंगे, कॉलेजेस में बार बार रिसर्च के लिए पैसा देंगे कि हाँ स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, पैसा लगाओ, रिसर्च करवाओ, गलती हो रही है कोई बात नहीं, सक्सेसफुल करेंगे ये लोग, तो जाहिर सी बात है। अच्छा इंडियन पेरेंट्स के बारे में मैंने ऐसा क्यों बोला, अब मान लीजिए वो लोग किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, कोई भी लाइक एसएससी यूपीएससी एनीथिंग, वो एक बार अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ तो भाई जॉब करो अब। अच्छा इसका अपोजिट भी है कि कुछ लोग कर रहे हैं तो 5 साल 10 साल 20 साल तक वही काम कर रहे हैं और घर वाले पैसे दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। लेकिन एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर समय देना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है डिफिकल्ट टू प्रूव काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको थोड़ा समझते हैं, क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन,
या हेल्थ को लेके हम कुछ पैरामीटर्स लेते हैं जिससे हम ये HDI निकालते हैं। तो उसमें क्या-क्या लेते हैं वो देखिए। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन को हम मेजर्स कैसे करते हैं? कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आपने की है। सेकंड, टीचर पीपल रेशियो क्या है, यानी कि कितने बच्चों पे एक टीचर अवेलेबल है एक कंट्री में। उसके बाद थर्ड है इनरोलमेंट रेशियो, यानी कितने लोगों ने स्कूल एजुकेशन में इनरोल किया। अब इन तीनों से हम क्या निकालते हैं कि हमारा एजुकेशन कैसा होगा। सच बताइए, क्या इन तीनों से कभी भी आप ये बता सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा या खराब होगा? आप न्यूमेरिकल डाटा तो ले रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से क्वालिटेटिव डाटा थोड़ी आप बता पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता रहा हूं, मान के चलिए कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 20 बच्चे पे एक टीचर होगा तो सही है, लेकिन सच बताइए, क्या 20 बच्चे पे एक टीचर है ही तो क्या सच में 20 बच्चे नॉलेजेबल बन जाएंगे, उनमें अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन आ जाएगा? इसका कोई कंफर्मेशन है क्या? कोई कंफर्मेशन नहीं है। सेकंड, वैसे ही है, हेल्थ को हम मेजर कैसे कर रहे हैं? मोर्टेलिटी रेट, यानी डेथ रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। तो इससे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल इन अ कंट्री, इससे कोई अच्छा हेल्थ स्टेटस के बारे में मतलब बताया नहीं जा सकता कि इस कंट्री के लोग पूरे हेल्दी हैं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल अच्छा कब होगा? यहाँ मैंने एजुकेशन लिख दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सॉरी, यहाँ होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को अगर हम बढ़ावा देंगे तो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जिसको आप जीडीपी बोलते हैं, वो अपने आप ही बढ़ेगा। तो इन दोनों का पॉजिटिव ले, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाओ, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका अपने आप होगा। अच्छा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने ये दे दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इस पे एक मैं स्टोरी सुना देता हूँ जो आपको ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी समझ में आएगा। स्टोरी सुनिए। मैं दो स्कूल ले रहा हूँ। अच्छा, किसी की बुराई के लिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बस एक पर्सपेक्टिव है उसके नज़र से बता रहा हूँ और कुछ लोग रिलेट कर लेंगे आराम से। एक है प्राइवेट स्कूल, लो क्वालिटी का प्राइवेट स्कूल है, अच्छे वाले प्राइवेट स्कूल नहीं, लो क्वालिटी के जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो। और मान लीजिए एक है केवी, क्योंकि मैं खुद केवी प्रोडक्ट हूँ, तो एक है केवी स्कूल। ठीक है, इसको समझ लीजिए ग्रोथ, इसको समझ के चलिए आप डेवलपमेंट। कैसे वो देखते हैं। फर्स्ट, इसमें आपको भेज दिया गया है स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल क्या बोलता है, आप यहाँ पे आए किस लिए हो? आप यहाँ पे आए हो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो आप सिर्फ पढ़ोगे। क्या करोगे? सिर्फ पढ़ोगे। तो उनके 6-6, 7-7 पीरियड्स होते हैं, उसमें से अधिकतर पीरियड्स क्या होते हैं? लर्निंग के ही होते हैं। कभी कोई टीचर आके पढ़ा रहा है, कभी कोई टीचर आके पढ़ा रहा है। बहुत लेस पीरियड्स होते हैं क्रिएटिविटी के, गेम्स के, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के। ठीक है, और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होने चाहिए थे वो सब नहीं होते हैं। आप पता कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में ये सब चीजें बहुत रेयरली होती है। अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां होती होंगी, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स में ये सब नहीं होते। ठीक है, केवी स्कूल क्या बोलता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन के लिए नहीं आए हो, तुम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आए हो। यानी कि तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, अगर तुम्हें गेम्स में इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को पता होगा उसमें गेम्स मैं खुद क्योंकि खेल चुका हूँ नेशनल लेवल तक। तो इसमें क्या होगा, पहले आप रीजनल लेवल खेलोगे, रीजनल के बाद नेशनल लेवल, नेशनल के बाद होता है एसजीएफआई, फिर होता है इंटरनेशनल लेवल। मतलब आप देखिए, आपने जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 6 क्लास में गया है, 10 तक है, अब वो मान लीजिए जैसे मैं फुटबॉल खेलता था तो फुटबॉल खेल रहा है, अब वो रीजनल खेला, नेशनल खेला, एसजीएफआई खेला, इंटरनेशनल खेला, उसे जॉब ऑफर तक आ जाता है। वेरियस जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, आर्मीज होते हैं, एयरफोर्स होते हैं, ये सबसे जॉब ऑफर तक आ जाता है। तो आप 4 साल क्या किए, किसी एक स्किल पे ध्यान दिए, यानी गेम्स पे ध्यान दिए, और उससे आप देखिए किस लेवल तक पहुंच जा रहे हैं। दूसरा है वेरियस तरीके के, जैसे सोशल साइंस एग्जीबिशन होता है, फिर से आपका साइंस एग्जीबिशन होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशन हो रहे हैं। अच्छा, एक वहां पीरियड हुआ करता था, मुझे जहां तक याद है थर्सडे को होता था हमारा। पहले तो 9 पीरियड्स चलते थे, 30 मिनट का शायद पीरियड होता था। तो 8th और 9th पीरियड थर्सडे को क्या होता था, सीसीए का पीरियड होता था।
को करिकुलर एक्टिविटीज। अब इस सीसीए पीरियड में क्या हो रहा है वो देखिए। हाउसेस तो प्राइवेट स्कूल में तो बस हाउसेस बना दिए गए, 4 हाउस बनाए जाते हैं, ए बी सी डी। अब इनमें कंपटीशन होता था, अब इसमें भी देखिए क्या 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 चीजें हो रही हैं। पहले हो रहा है ऐसे कंपटीशन, अच्छा सोलो सॉन्ग होगा तो ग्रुप सॉन्ग भी होगा, सोलो डांस होगा तो ग्रुप डांस भी होगा, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन होगा, क्विज कॉम्पिटिशन होगा, ड्रामा कॉम्पिटिशन होगा, हिंदी में अलग होगा, इंग्लिश में ड्रामा अलग होगा। यानी इससे क्या हो रहा है, आपके पूरे पर्सनालिटी को ग्रूम किया जा रहा है। इसको कहते हैं डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ क्या होता है ना, ग्रोथ का माइंडसेट होता है किसी एक तरफ बस ध्यान देना। डेवलपमेंट क्या बोलता है कि चारों ओर जो आपको अच्छा लग रहा है वो करिए। अब देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, एजुकेशन भी ले रहा है, उसका पर्सनालिटी भी डेवलप हो रहा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा है, वो अगर कहीं एक्ट कर रहा है तो उसकी एक्टिंग स्किल्स बढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, किसी बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रोथ माइंडसेट, एक ही तरफ देखना, इसको बोलते हैं यूनी डायमेंशनल, एक ही तरफ देखना। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल, एक बच्चा चारों ओर देखे। किसी में भी देखो, आप 6 क्लास से भी, 6 से आप ठीक ठाक बड़े हो जाते हो, इसलिए मैं 6 ले रहा हूँ। 6 से 12 तक अगर आप कोई भी एक स्किल पर, एजुकेशन के साथ कोई भी एक स्किल पकड़ के चलो, 6 साल में सोचो आपका वो स्किल कितना अच्छा हो जाएगा। तो केवी ऐसा सोचता है, मतलब मेरा स्कूल ऐसा ही, या मेरे स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ऐसा ही सोचता था, और मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी पसंद आता है, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, चलिए ज्यादा बात हो गई इस पे, तो देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इंक्रीज इन द मार्केट आउटपुट रिजल्ट्स इन, तो यानी मार्केट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। ईडी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, वैल्यूज एंड मार्केट आउटपुट, यानी कि एक साइड नहीं देख रहा है, डिफरेंट साइड से देख रहा है। वेलफेयर लोगों का हो रहा है कि नहीं, जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, देखो कि वेलफेयर लोगों का हो रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन लोग मर रहे हैं, लोगों का वेलफेयर अच्छा नहीं हो रहा, तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, इसका एक और अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लीजिए ये विलेज है, यहाँ पे साइड में आपने फैक्ट्री लगा दी, यहाँ गांव है, यहाँ खेती वगैरह होती है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री से अर्निंग बढ़ी गांव की, लेकिन इस फैक्ट्री के पॉल्यूशन से अगर यहाँ पे लोगों को रहने में दिक्कत हो रही है, पानी पॉल्यूट हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। ग्रोथ आप जरूर बोल दीजिएगा कि पैसा, यहाँ के लोगों को जॉब मिला तो पैसा ये अच्छा कमा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट ये नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। ये क्या होता है, क्वालिटेटिव, ये आपकी क्वालिटी को देखता है। यहाँ पे भी देखिए, जो आपके फादर एजुकेशन के लिए भेजते हैं वो क्या देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं अगर एक कॉन्सेप्ट बस ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी चीजों को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए जो फादर भी होते हैं, फादर का माइंडसेट ग्रोथ का नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, डेवलपमेंट का होना चाहिए। वो ये ना देखे, ग्रोथ देखने का मतलब है क्वांटिटेटिव, मैंने अभी पढ़ा है आपको, क्वांटिटेटिव यानी आप नंबर्स देख रहे हैं। तो फादर देखते क्या है, रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट पे भी क्या देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं। नंबर से कुछ डिसाइड नहीं होगा। हाँ, डेवलपमेंट देखे कि आपके बच्चे ने पूरे साल में क्या क्या किया, खेला अच्छा, गेम्स में कोई अच्छा नाम कमाया, एक्ट में कुछ अच्छा किया है, क्विज कंपटीशन जीता है, ये सब भी तो इम्पोर्टेंट है। सिंगिंग अच्छा करता है, डांसिंग अच्छा करता है, ठीक है, और साथ साथ पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है। तो ये सब देखिए, सिर्फ रिजल्ट नहीं, सिर्फ मार्क्स नहीं। ठीक है, तो फादर्स लोग को भी कैसा दिमाग का होना चाहिए, डेवलपमेंट के दिमाग का, ना कि ग्रोथ के दिमाग का। तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, यूनी डायमेंशनल होता है, सिर्फ एक तरफ देखेगा, और डेवलपमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस है, ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कराते जाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार पढ़ाने पे ही काफी फोकस दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा हूँ कि एक पेज पे मैं पूरा, मतलब हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक तरह का मैं आपको होमवर्क दे दूंगा कि आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आप खुद से अपने से आंसर उसका लिख के मुझे आप सेंड करें। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, और डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ये हमने अभी ऊपर देख ही लिया। अब बेसिस देख रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी कि अब देख लो, ये मान लो एग्जाम्पल है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। मान लो ये आपके फादर हैं, ये आपके अंकल है, ये मान लो ये अंकल हो गए आपके, ये हो गए फादर। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं ना
कि एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन पे मैं वो कर रहा हूँ और हेल्थ कर रहा हूँ, तो आपका क्या काम है, बस उसमें प्रोडक्ट यानी एजुकेशन दे रहा हूँ तो नंबर अच्छा लेके ही आना होगा, खाना अच्छा खिला रहा हूँ तो आपको हेल्दी रहना ही होगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि एक आइडिया है, यानी एजुकेशन और हेल्थ तो हर इंसान का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट टू ह्यूमन वेलबींग, यानी हर इंसान को, ये नहीं कि तुम अब 90% ही लाओ, हर इंसान को प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्दी रहना ही चाहिए, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिंक, ह्यूमन बीइंग का एंड कहाँ है, तो ह्यूमन बीइंग का एंड ये नहीं है कि बस वो अपने पूरे लाइफ टाइम बस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहे, ठीक है, क्या वो अपने प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग का एंड कहाँ हुआ, जो भी उसको काम दिया यानी पढ़ने दिया गया तो बस पढ़ते रहे, उसका एंड बस वही है, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन, वही आप ह्यूमन डेवलपमेंट देखिए तो ह्यूमन बीइंग्स का एंड कहाँ है, उनके देमसेल्व्स में है, यानी उनके वेलफेयर में है, उनके कल्याण में है, ठीक है ना। आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, आपने गेम्स भी खेला, आपने लाइफ को एक्सप्लोर भी किया, वेरियस एक्सपीरियंसेस भी गेन किए, ये है उसका एंड, ठीक है ना, सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट इज वेलफेयर। अब मान लीजिए यही जो आपके अंकल है, आपके एजुकेशन में और हेल्थ पे अगर खर्चा किया है और अगर आप अनप्रोडक्टिव रह गए, तो वो क्या बोल रहे हैं, उनका कहना क्या है कि नॉट इनहेंस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने गुड्स एंड सर्विस का जो आउटपुट बढ़ाना था आप नहीं बढ़ा पाए। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कह रहा है कि हमने आपके एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा किया, इन्वेस्ट किया, अगर आप अनप्रोडक्टिव भी रह गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो हेल्दी रहे और पढ़ा लिखा रहे। आज आप देखिए ना, बहुत सारे पेरेंट्स इतना बच्चे पे प्रेशर बना देते हैं, आपको पढ़ना ही है, आपको जॉब लेना ही है, नहीं लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। आपके टाइम पे चीजें आसान थी, आपके टाइम पे पॉपुलेशन बहुत कम था, इसलिए आपको चीजें इजीली मिल गई। आज एक बच्चा फाइट कर रहा है कम से कम 1000 लोगों से, आपने अकेले ने आपने फाइट किया 4 लोगों से। तो आपको देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस ऑनेस्ट रहना है। पेरेंट्स बहुत अच्छा एक काम कर सकते हैं, बस वो ऑनेस्ट रहें, एक आईना लेके बैठे रहें और बार-बार अपने चेहरे, अपने लाइफ, अपने पास्ट को देखते रहें। इतना ही काफ़ी है। आपके टाइम पे क्या पॉपुलेशन थी? आपके टाइम पे क्या कॉम्पिटिशन था? लेकिन आप बस बच्चे को स्कोल्ड करते रहते हैं, डाँटते रहते हैं कि नहीं हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ बहुत बड़ा सीन नहीं है। मेहनत किया, आपने भी स्ट्रगल किया, लेकिन अभी होता है ना कंपैरिज़न, देखो कंपैरिज़न तो 2 होमोजेनियस चीज़ों के बीच में होनी चाहिए ना। जैसे देखो, होमोजेनियस का मेरा सेंस क्या है, कंपैरिज़न में क्या बोल रहा हूँ, अगर एक बच्चा है, उसकी हाइट को मैं कंपेयर कर सकता हूँ एक दूसरे बच्चे के हाइट से, ये होमोजेनियस हो गया। लेकिन मैं एक बच्चे की हाइट को कंपेयर करने लगूँ एक ट्री से, तो ये तो हेटेरोजेनियस हो गया ना। तो उस टाइम की पॉपुलेशन क्या थी, आज की पॉपुलेशन क्या है, कंपटीशन में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा, ज़मीन आसमान का कंपटीशन का अगर अंतर है, तो प्रेशर भी उस लेवल का होगा, है कि नहीं? तो ये सब सोचना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ हो रहा है वो देखते हैं। तो ये तीनों ही लेवल पे होता है, आपका यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, सरकार को यानी गवर्नमेंट को इन तीनों लेवल पे खर्चा तो करना ही चाहिए, और किस-किस पे करना चाहिए, एक्सपेंडिचर ऑन बोथ एजुकेशन और हेल्थ पे। आपको ऑलरेडी पता है इन दोनों पे आप खर्चा करोगे तो क्या होगा, आपको प्राइवेट बेनिफिट तो मिलेंगे ही, सोशल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा इसका, और दूसरा क्या है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देता हूं, एक इंसान है जो एजुकेटेड है, उसको आप बोल दोगे कि आप अब आप अनएजुकेटेड बन जाइए, नहीं बन सकता, यानी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वो रिवर्स, एक कोई हेल्दी पर्सन है, बहुत हेल्दी पर्सन है, उसे फिट रहना काफी पसंद है, उसे आप सिखा दोगे कि अनफिट रहो, इतना इजीली नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता, और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने पोलियो के टाइम पे इंटरवीन किया था कि हमें पोलियो फ्री इंडिया बनाना है, और ये 21 मार्च 2014 को हो गया था। अच्छा, इस चीज के लिए बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि ये जो पोलियो ड्रॉप्स है हम फ्री में बांटेंगे, इम्यूनाइजेशन हम फ्री में करेंगे। तो बहुत सारे जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने मजाक बढ़ाया था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, तुम तो खुद, तुम्हें खाने का पैसे नहीं है, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और देखो इंडिया ने फ्री में ही ये सब पोलियो ड्रॉप्स वगैरह बांटा और इंडिया पोलियो फ्री बन गया, ठीक है। ये सब कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज के नाम है,
एजुकेशन में क्या क्या है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, एमसीक्यू पर्पस के लिए, यूजीसी आप जान रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एआईसीटीसी, जैसे ये जो बीटेक वगैरह के कॉलेज होते हैं वो एआईसीटीसी से अप्रूव रहते हैं, और जो आपके कॉलेजेस होते हैं जहाँ ये सब बीकॉम बीएससी ये सब चीज़ की पढ़ाई होती है वो यूजीसी से एक्रीडेटेड रहते हैं। हेल्थ में क्या होता है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक बात याद रखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैंने पता है सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ होना चाहिए, एजुकेशन पे और हेल्थ पे। तो इस चैप्टर में आपसे एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें एजुकेशन की, अब जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितना एक्सपेंडिचर है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में, ठीक है। तो ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। गवर्नमेंट, टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर परसेंटेज के टर्म में देखा जाए तो क्या है, 1952 से लेकर 2014 तक 7.92 से लेकर 15.7 तक। अगर यही परसेंटेज ऑफ जीडीपी में देखा जाए 1952 से 2014 तक, तो 0.64 से लेकर 4.13 है। अच्छा, इसमें भी क्या रहा है, इरेगुलराइज और नॉट यूनिफॉर्म। बात समझिएगा, अगर 1952 में बोल रहा हूं कि अगर 1% था, तो 53 में आपको 2% कर देना है, 54 में आपको 3% कर देना है। ये तो यूनिफॉर्म चल रहा है, 1% बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, कभी बढ़ाया कभी घटाया। देख रहे हैं 0.64, कितना कम, पूरे 100 में से सिर्फ 0.64 खर्चा हो रहा है एजुकेशन पे, तो कितना कम है, ज्यादा होना चाहिए। जबकि अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है, और ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, यानी जितना ह्यूमन कैपिटल रेज होगा, बढ़ेगा, उतना ही हमारे कंट्री का जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा खर्चा कहाँ करती है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, प्राइमरी और मिडिल स्टेज पे, टर्सरी एजुकेशन पे कम करती है। देखिए इस पे ज्यादा कोई खर्चा हो नहीं रहा है, वो दिखता ज्यादा है, बिकॉज आप खुद बताइए, आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, आपको वहां पे स्कूल्स ज्यादा दिखते हैं या कॉलेजेस दिखते हैं? जाहिर सी बात है स्कूल्स ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि आज 10th तक की पढ़ाई और 12th तक की पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है। भले तो लड़कियां नहीं भी करती थी, वो आपको मैं डाटा भी दिखाऊंगा, लेकिन लड़कियां भी अब 12th तक की तो पढ़ाई सभी कोई कर रही हैं, तो इसलिए स्कूल्स ज्यादा हैं। और कॉलेजेस क्या है, कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कूल के बाद कॉलेज जाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन ले लेते हैं। अब डिस्टेंस एजुकेशन में मान लीजिए ये डिस्टेंस एजुकेशन का कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे बैठेंगे ही नहीं, आके पढ़ेंगे ही नहीं, क्लासेस होंगे ही नहीं, तो बड़े बिल्डिंग्स की जरूरत ही कहाँ है, और ज्यादा कॉलेजेस की जरूरत ही कहाँ है। इग्नू को ही आप देख लीजिए, डिस्टेंस एजुकेशन, एनआईओएस भी है शायद, ठीक है। तो इसीलिए ये ज्यादा इन नंबर है, इसलिए आपको लग रहा है खर्चा ज्यादा हो रहा है, ऐसे कोई ज्यादा खर्चा हो नहीं रहा है। और टर्शरी एजुकेशन में देखिएगा कम खर्चा हो रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन टर्शरी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। टर्शरी एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन में हमें खर्चा ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिसर्च वगैरह की बहुत जरूरत होती है, लेकिन उस पर क्या हो रहा है, कम पैसा खर्च हो रहा है। बट पर स्टूडेंट के हिसाब से देखिए कि एक कोई स्कूल का बच्चा है और एक कोई कॉलेज का बच्चा है, तो दोनों में खर्चा ज्यादा किसका है, तो वो आपको टर्शरी, आप देखते हैं कॉलेज की फीस ज्यादा होती है स्कूल के फीस के कंपैरिजन में, तो टर्शरी एजुकेशन में खर्चा क्या है, ज्यादा है, और एलिमेंट्री में कम है। डिफरेंट डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज 2014-15 के डाटा के हिसाब से देखा जाए, तो पर कैपिटा यानी पर स्टूडेंट पे जो एक खर्चा हो रहा है एजुकेशन में, वो है 34,651 रुपया, यहाँ रुपीज का साइन। और वही बिहार का आप देखिएगा जो सबसे लोएस्ट है, 4,088, ठीक है, पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा है। अब यह है राइट टू एजुकेशन वाली बात। तापस मजुमदार कमेटी थी जिसने 1.37 लाख करोड़, और वो भी 10 सालों में, इंडियन चिल्ड्रन को जो कि 6 to 14 ईयर्स के थे उनको वो स्कूल एजुकेशन में लेके आया। और फिर क्या हुआ, देखिए 2000, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये वाला मुझे पता नहीं क्यों गलत लग रहा है। तो 2009 में फिर क्या बना, आपका आईटी एक्ट बना, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। फ्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, और कब से, 6 से 14 साल के, यानी गवर्नमेंट स्कूल में 6 से 14 साल के आप हैं तो आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। और शायद मुझे जहां तक याद है 6 to 18 ईयर्स है, किसके लिए, डिजेबल के लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो चीजें आ रही हैं वो थोड़ी रटने वाली हैं, वो आपको रटना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्या है,
एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन बटा टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो मेल का देखिएगा कितने लिटरेट थे? 61.9% 1990 में, बाद में ये हो गए 81%। फीमेल में देखिएगा 37.9% 1990 में और 63%, यानी दोनों में देखिएगा तो डाटा बढ़ा है। नेक्स्ट देखिएगा प्राइमरी कंप्लीशन रेट, यानी कितने लोगों ने अपनी लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स जो है वो कंप्लीट की है। तो मेल पहले 78% करते थे, बाद में 94% करने लगे। फीमेल का देखिए 61% था और ये मेल से भी ज्यादा है 99%। ठीक है, अब इसमें भी कुछ बातें हैं, जैसे देखिएगा पहले गर्ल्स 10th ही पास होती थी, अब हर गर्ल्स 12th पास होती है, अब हर गर्ल्स ग्रेड पास होती है। और इसमें एक अच्छा क्लोज रिलेशन आप देखिएगा, शादी का जो मिनिमम एज रखा जाता है ना उस हिसाब से रहता है। जैसे पहले नॉर्मल 15-16 पे हो जाता था, तो हर लड़कियां जो होती थी 10th पास होती थी। फिर 18 रखा गया, तो 12th सब पास कर, क्योंकि 17 साल में आप 12th पास करते हैं, तो 18 ईयर्स तक सब 12th पास करने लगी। अब शायद एज बढ़ाई गई है, तो अब 21, 17-3-20 होता है ऐसे, तो ग्रेड सभी पास कर रही है। ठीक है, तो शादी से भी थोड़ा क्लोज रिलेशन है इसका। नेक्स्ट है यूथ लिटरेसी रेट, पीपल एजेस 15 to 24 हु कैन रीड एंड राइट। ठीक है, तो वो क्या है? 76.6% है 1990 में, 92% है 2015 के हिसाब से। यूथ आप समझ रहे हो ना, यूथ कहते हैं जो 15 से 24 साल के बीच में। फीमेल 54.2% 1990 में और 87% 2015 के हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों डाटा ये भी यहाँ पे भी आप देखेंगे बढ़ा है। तो ये सब थोड़ी रटने वाली चीज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप रट सकते हैं। अब चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हुआ। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। आप ऊपर पे ही जाइएगा तो लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दूसरी बात है कि इन सारे चैप्टर्स का एक बार ये टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और मैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा जिसका हम प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आफ्टर सिक्स्थ क्लास, या बोल सकते हैं सिक्स्थ चैप्टर के बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग से हम स्टार्ट करेंगे। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रूरल डेवलपमेंट। और जुड़े रहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग मुझसे कुछ मैसेजेस आए थे, वो लोग कह रहे थे कि सिर्फ हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे क्या? तो नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आएंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें भी आप यहाँ पे जोड़िए कि उनके भी क्लासेस की वीडियोस वगैरह बन सके, उनके इंटरेस्ट क्या है मैं थोड़ा वो भी जान सकूँ। तो मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगा जल्द ही। सो फिर मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।